एक अम्बेडकर है जो कश्मीर से लेके केरल तक, जिसका नाम है, जिसका काम है, जिसके नाम पे भवन है, जिसके नाम पे लाइब्रेरियां हैं, जिसके नाम पे रिसर्च सेंटर हैं, जिसके नाम पे आज भी लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं। बाबा साहब वो कुल्हाड़ा है जो ब्राह्मणवाद को जड़ से काटने का आपको सिद्धांत देता है। आया जिनके साथ गांधी लड़कियों के साथ सोता था, उनसे उसने इंटरव्यू की और उसके बाद उसने अमेरिका में जाके जैसे पड़ गए, बहुत स्वार्थी हो गए। खास तौर पर जो ऑफिसर हैं उनकी एक क्लास बन गई, ऑफिसर से शादी करता है। मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे भी जेल में थे। मेरे साथ यहाँ जलंधर में सैकड़ों लोग जेल में। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, हम लोगों ने बाबा साहब को तो नहीं देखा, लेकिन बाबा साहब के साथ में कुछ ऐसे साथी रहे हैं जिन्होंने बाबा साहब के साथ में काम किया है। तो आज हम जानना चाहेंगे, मेरे साथ में LR बाली जी हैं, उन्हीं से रूबरू कराऊंगी कि किस तरह से, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी बाबा साहब को देखा है, उनकी गतिविधियों को देखा है, उनके आंदोलनों को देखा है और उनके जो क्रांतिकारी भाषण है वो उन्होंने सुने हैं। तो आपका स्वागत है HR बाली जी हमारे NB न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए आपने बाबा साहब के साथ में काम किया है, तो कुछ ऐसे अनुभव दर्शकों के साथ में साझा करें जिससे पता चले कि बाबा साहब का व्यक्तित्व कैसा था, वो दिखने में कैसे लगते थे, उनका जो रोब था वो लोगों में कैसा था। बाबा साहब अम्बेडकर बहुत उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी। उनका बोल बड़ा भारी था। जब पार्लियामेंट में बोलते थे सन्नाटा छा जाता था। मैंने पार्लियामेंट के जो गैलरी है, विजिटिंग गैलरी, वहाँ भी जाके सुना है उनको, भाषण भी सुने हैं। तो मुझे उनकी लाइब्रेरी में साफ़ सफाई करने का काम मैंने किया है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में आई वॉज परमानेंट एम्प्लॉई। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में था 1948 से लेकर 1954 तक मैं दिल्ली में रहा और लगभग हर रोज़ शाम को बाबा साहब के यहाँ जाना, कभी उनको देखना, कभी मिलना, कभी नहीं मिलना। यानी वो डिस्टर्बेंस नहीं चाहते थे, यानी गॉसिप, गपबाजी उसको पसंद नहीं करते थे। बहुत सीरियस गंभीर बातचीत करते थे। और जब वो लॉ मिनिस्टर थे तो 1 नंबर हार्डिंग एवेन्यू में रहते थे। 1 नंबर हार्डिंग एवेन्यू जो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में है। तो शाम को वो इतवार के दिन या और भी किसी दिन एक चेयर में उनको बैठते थे आके। तो हम जो लोग थे, मैं तो सबसे कम उम्र का था, मेरे से आगे जो हैं सोनलाल शास्त्री, YC शंकरानंद, विमल चंद्र, ये वो तमाम नाम हैं, मुंशी राम भारद्वाज, ये तमाम नाम हैं जो आगे बैठते थे, हम लोग पीछे बैठते थे। तो बाबा साहब का मूड पे मुनसर था कि वो दिन की जो उनके साथ बीता है वो बातें बताते थे। जी, आपने बाबा साहब को एक प्रेरणा मानते हुए यहाँ पर जलंधर जो रोड है उस पर अंबेडकर भवन की स्थापना भी की है और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक लाइब्रेरी भी बनाई है, जिसका अभी हम भ्रमण करके आए हैं। और वहाँ पर कुछ ऐतिहासिक चित्र भी लगे हुए थे बाबा साहब के चित्रों के साथ में। तो वहाँ पर मैंने एक महिला का चित्र देखा जिसमें कि उनका नाम था लेट मिसेस अजीत कौर बाली जी। तो उनके बारे में जानना चाहूँगी कि उन्होंने किस तरह से संघर्ष किया उस समय बाबा साहब के साथ में। ऐसा है, उन्होंने नहीं किया। ये है, देखो वो फोटो जी जी, वो सामने है। ये मेरी पत्नी है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का 6 साल नेशनल सेक्रेटरी रहा हूँ। 1964 में हमने मोर्चा लगाया RPI ने, और उसमें 2,40,000 लोग जेल में थे। 10 लाख ने ऑफ़र किया और हमारी मांगे थी 14 मांगे, जिनमें एक थी बैंक नेशनलाइज की जाए, बाबा साहब का प्रतिमा लगे और झुग्गी झोपड़ी वालों को मकान मिले वगैरह वगैरह। मैं आपको अपनी ऑटोबायोग्राफी देता हूँ, उसमें आपको सब मिलेगा लिखा हुआ, क्या 14 मांगे थी और क्या क्या हुआ।
तो मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे राहुल कुमार और सुजाता। राहुल कुमार इंडियन एयरलाइंस में था, अभी उसने PhD की है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, वो डॉक्टर राहुल कुमार हो गया। जी तो वो और मेरी बेटी सुजाता, ये तीनों गिरफ़्तार किए गए। मजिस्ट्रेट के सामने इनको पेश किया तो मजिस्ट्रेट कहने लगा जे तुम जाओ, जाना जेल, इन बच्चों को क्यों ले जाते हो? तो उसने कहा मैं आपके घर छोड़ आती हूँ। तो मेरे दोनों बच्चे, मेरी पत्नी और लोगों के साथ 70 दिन जेल में रहे। जी और जब हमारा मोर्चा कामयाब हुआ, हमने पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन किया और एन शिवराज हमारे मद्रास के लीडर थे, दादा साहब गायकवाड़ हमारे लीडर थे, और मैं एक्शन कमेटी का वाइस चेयरमैन था ऑल इंडिया। तो इसलिए मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चे भी जेल में थे। मेरे साथ यहाँ जलंधर में सैकड़ों लोग जेल में थे। तो जब हमने मोर्चा जीता उसके बाद बाहर आए। जी बाली जी, हमने सुना है कि सन 1951 में बाबा साहब जलंधर की धरा पर आए थे और आपके माध्यम से यहाँ पर बाबा साहब ने बहुत बड़े मंच पर भाषण भी दिया था। तो वो अनुभव कैसा रहा आप लोगों के लिए? ऐसा है, हमारे एक हैं सेठ किशनदास। सेठ किशनदास जब 1942 में बाबा साहब ने नागपुर में मीटिंग की शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बनाने की, वो बूटा मंडी जलंधर के थे सेठ किशनदास। बहुत बड़े व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी, और बाबा साहब के बहुत श्रद्धालु थे। तो 1952 में जो पहले पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए लोकसभा के, उसके लिए बाबा साहब सब जगह दौरा कर रहे थे। तो बाबा साहब को सेठ किशनदास ने निवेदन किया कि आप जलंधर में आओ, हम आपका इंतज़ाम करेंगे। जलंधर, लुधियाना, पटियाला, 3 जगह बाबा साहब ने भाषण दिए, और उन भाषणों को मैंने 10 सपोक अम्बेडकर 1963 में मैंने 4 वॉल्यूम निकाली, 10 सपोक अम्बेडकर अंग्रेजी में। आपको शायद पता होना चाहिए, मैं 150-200 किताब का लेखक हूँ। अंग्रेजी में, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू पर्शियन पढ़ा हूँ। तो बाबा साहब भी उर्दू पर्शियन पढ़े थे। कभी कभी एक आध मीटिंग में ऐसा भी हुआ कि बाबा साहब ने पूछा, अच्छा इस फारसी शेर का अर्थ बताओ। तो मेरे साथ जो साथी थे वो बताने लगे, तो थोड़ा गलत सा बताया, तो बाबा साहब कहने लगे नहीं ये नहीं है। वो था, ऐसा शेर था, ता मर्द सुखर नुगुफ्ता बाशद, फारसी का है ये, ता मर्द सुखन नुखुफ्ता बाशद है वो हुनज नहुफ्ता बाशद। जब तक इंसान बोलता नहीं, उसका अर्थ ये है फारसी का, जब तक इंसान बोलता नहीं उसके गुण और अवगुण छुपे रहते हैं। जी बिल्कुल सही कहा। इसलिए बाबा साहब अपने समाज को शिक्षा रूपी वो एक अमृत देकर गए कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जिसको जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और बाबा साहब का जो पहला ही नारा था कि शिक्षित बनो और संगठित बनो और संघर्ष करो। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम बाली जी देखते हैं कि आज हमारे लोग खुद शिक्षित हो जाते हैं, खुद संगठित हो जाते हैं और खुद संघर्ष करते हैं, लेकिन वो दूसरों को ना तो पढ़ाने का काम करते हैं और ना ही दूसरों को संघर्ष में लाने का काम करते हैं और ना ही दूसरों को संगठित करने का काम करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? देखो ऐसा है, मैं अभी 90 क्रॉस किया हूँ। जी हमने RPI से बहुत एजिटेशनें लड़ी हैं, और जो पहला ज़माना था, कम पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, उनको हम समझाते थे कि बाबा साहब ने ये कहा है, ये करना है, वो करते थे। जैसे जैसे ये पढ़ गए बहुत स्वार्थी हो गए। ख़ास तौर पर जो ऑफिसर हैं, उनकी एक क्लास बन गई। ऑफिसर से शादी करता है। उन्होंने समाज की तरफ पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो हमने कुर्बानी की, जो हमने जेलें काटी, मेरे ऊपर कितने मुकदमे बने, आपको मेरी ऑटोबायोग्राफी से पता चलेगा कितने मुकदमे मेरे पे बने।
कहाँ जम्मू है, कहाँ कुल्लू है, और मेरी किताबें बैन की। हिंदुज़म धर्म जा कलंक, गांधी, रंगीला गांधी राजस्थान में बैन हो गई। बाली जी, कुछ इन पुस्तकों के बारे में बताइए कि ऐसा इन पुस्तकों में क्या था जिससे कि इन पुस्तकों को बैन करना पड़ा। देखो ऐसा है, बाबा साहब ने कुछ किताबें मुझे अपने हाथ से दी। जी उनमें एक किताब है पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये अभी वॉल्यूम 8 है। जी जी उसमें बाबा साहब लिखते हैं फोर्थ कमिंग वर्क्स, मेरे आने वाले रचनाएं क्या होंगी। मैं अभी आपको दिखा भी सकता हूँ, उनके हाथ की दी हुई। जी तो उसमें बाबा साहब लिखते हैं कि मेरी एक किताब आएगी, उसका नाम होगा हिंदुज़म रिलीजन और इनफेमी। हिंदुज़म रिलीजन और इनफेमी। अब मैंने बहुत डिक्शनरियाँ देखी, इनफेमी का क्या अर्थ हो सकता है। तो एक डिक्शनरी में मुझे कलंक मिल गया, तो मैंने जो बाबा साहब किताब लिखना चाहते थे नहीं लिख सके, मैंने वो लिखी। और जो बाबा साहब ने हुबर द शूद्राज में प्रीफेस में दिया, वो प्रीफेस मैंने हिंदी में करके इसमें लिखा, इसमें दिया। तो बहुत ख़तरनाक किताब साबित हुई। उसके कितने ही एडिशन छपे, पंजाब में बैन कर दी गई। यहाँ एक ब्राह्मणों की बहुत बड़ी मीटिंग हुई, तो उसमें रेजोल्यूशन हुआ इसको बैन करो। तो ये बादल जो है, प्रकाश सिंह बादल, इसने बैन की। तो रंगीला गांधी राजस्थान में बैन हुई। रंगीला गांधी जो है एक मेहता हुए हैं, मेहता, उसकी किताब है गांधी एंड हिज अपोस्टल्स, गांधी उसके भगत। तो वो यहाँ आया, जिनके साथ गांधी लड़कियों के साथ सोता था उनसे उसने इंटरव्यू की, और उसके बाद उसने अमेरिका में जाके किताब लिखी। मैंने उस किताब को लेके पढ़ा, अमेरिका में मैं गया, मैंने कहा ये किताब तो इसका तो इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैंने गांधी, रंगीला गांधी नाम से किताब लिखी, बहुत बिकी किताब, और वो राजस्थान में बैन हो गई। बर्दाश्त नहीं कर पाए। जो गांधी था ना, उसके बारे में बाबा साहब ने लिखा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इस देश के सत्ता पर काबिज लोग उनको राष्ट्रपिता बापू का दर्जा देते हैं, तो इस पर क्या दृष्टिकोण है आपका? देखो ऐसा है, इंग्लैंड में बाबा साहब के एक इंटरव्यू है जी जिसमें कहते हैं, मैंने उसको आई हैव नेवर कॉल्ड में महात्मा, जी मैंने उसको कभी महात्मा नहीं कहा। और उसमें बाबा साहब कहते हैं मॉरली ही वॉज नॉट ए महात्मा, नैतिक तौर पे भी वो महात्मा नहीं था। तो आज जो है सिवाय मोदी के कोई उसका नाम नहीं लेता। आरएसएस के लेते नाम नहीं। वो तो आपको पता है, ये जो प्रज्ञा ठाकुर है, वो नाथुराम गौडसे को देशभक्त मानती है। और जो हिंदू महासभा है, उसने उसका जन्मदिन मनाया। तो गांधी को तो गिने चुने लोग ही मानते हैं। गांधी को आज जैसे मानते थे ना, अंधविश्वास वो नहीं है। जी, लेकिन बागी जी, हम अक्सर देखते हैं कि जो बहुजन समाज में जन्मे जितने भी संत महान पुरुष है, चाहे उसमें बाबा साहब रहे हो या महाकारुणिक तथागत बुद्ध रहे हो या माता सावित्रीबाई फूले हो या राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले हो या अन्य और भी महान पुरुष हो, जब उनकी बात आती है या उनकी जयंती मनाने की बात आती है तो इस सत्ता पर बैठे हुए लोग वो दूर भागते नजर आते हैं। लेकिन जिन लोगों का इस देश के विकास में कोई भी योगदान नहीं है, उनकी जयंतियाँ बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है, देखो बाबा साहब अम्बेडकर वो कुल्हाड़ा है, मैंने कुल्हाड़ा शब्द इस्तेमाल किया है। जी जिनके विचार, जिनका किरदार, जिनका करैक्टर आज दुनिया के लोग, अभी देखिए ग्रेव्स इन लंदन है ना, जहाँ से बाबा साहब ने बैरिस्ट्री की है, जी वहाँ पे एक रूम बाबा साहब के नाम पर समर्पित कर दिया गया है, अम्बेडकर रूम। जी ये लोग जो हैं, मेरा दावा है, मैंने लंदन में, न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं,
जी, दूसरे देश के जो लोग हैं वो बाबा साहब का बहुत सम्मान करते हैं, हाँ, चाहे सुनिए उसमें हम ना, जी, जी। सुनिए, इसलिए बाबा साहब वो कुल्हाड़ा है जो ब्राह्मणवाद को जड़ से काटने का आपको सिद्धांत देता है, उपाय देता है। बाबा साहब ने अपने भाषण में कहा 1944 में, छपा है ये, वॉल्यूम 17 में है, जी, 17 भाग 3। वो कहते हैं काम करो वर्किंग क्लास के लोगों, तुम्हारे दो दुश्मन हैं, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद। ये किसी ने कहा है आज तक? नहीं कहा है। जो कार्ल मार्क्स है वो भी कहता है अगर एशिया के लोग अपने समाज को नहीं सुधारेंगे जी, तो कोई तरक्की नहीं हो सकती। इसलिए बाबा साहब को ये नफ़रत करते हैं, नहीं मानते हैं, क्योंकि वही एक महापुरुष है जो इस देश को बदल सकता है, समाज को बदल सकता है, जिसने संविधान के द्वारा देश को बदला है। जी, आपने कार्ल मार्क्स की बात की तो मैं एक सवाल और लेना चाहूँगी इसी कड़ी में आपसे। जिस तरह से कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई थी, बताते हैं कि उसकी जो मृत्यु थी, जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा था कार्ल मार्क्स का, तो मात्र 14 लोग थे। हाँ। लेकिन उनके जो 14 अनुयायी थे, उन्होंने बहुत बड़े स्तर पर काम किया और आज हम देखते हैं कि बहुत सारे देशों में उनकी आइडियोलॉजी पे सरकारें बनती हैं। लेकिन वहीं जब हम दूसरी तरफ बाबा साहब को देखते हैं कि जब बाबा साहब का परिनिर्वाण हुआ, तो उनके पीछे लाखों की भीड़ थी और वहाँ पर लोगों ने शपथ भी ग्रहण किया था कि आज से हम मतलब हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण जा रहे हैं। लेकिन क्या बात है कि आज तक बाबा साहब के लोग उस विचारधारा को पूरे भारत में नहीं फैला पाए। देखो, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता ये। मैं सारे देश का चप्पा चप्पा घुमा हूँ। जी, आज देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो उन्हीं अम्बेडकरियों के द्वारा हुआ है जिन्होंने दिन रात काम किया है। मैंने तो सारा जीवन लगाया। मैंने बाबा साहब को वचन दिया था, 30 सितंबर 1956 को मैं बाबा साहब को आखिरी बार मिला। मैंने उनको वचन दिया, बहुत बीमार थे, जी, कि आपके जाने के बाद मैं आपकी विचारधारा के लिए अपना जीवन लगाऊंगा। और मुझे खुशी है कि मैंने जो बाबा साहब अम्बेडकर को वचन दिया है, मैंने उसको पालन किया है। अब आपको उदाहरण एक देता हूँ। हमारा शहर में दफ्तर था भीम पत्रिका का। ज्ञानी जैल सिंह जो बाद में राष्ट्रपति बने, अचानक मेरे दफ्तर आ गए। छोटा सा दफ्तर था। मैंने कहा ज्ञानी जैल सिंह मेरे पास कैसे आ गए? जी, मैंने, बहुत बड़ा आदमी। तो एक सामने मेरे दोस्त का एक बड़ा कारखाना था, तो मैं उनको वहाँ ले गया। वहाँ चाय वानी वगैरह ज़रा दिया उसको। मैंने पूछा ज्ञानी जी कैसे आए? तो मुझे कहने लगे आपने और कितनी खाक छाननी है। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहा आप कांग्रेस में तो आओगे नहीं, मैं आपको ऐसे ही पोस्ट दूंगा कि जो जज भर्ती करने हैं, जी, तो आप आ जाओ मेरे पास। तो मैंने कहा ज्ञानी जी, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को वचन दिया है, किसी नत्थू खैरे को नहीं दिया। मैं कैसे तोड़ दूं? अरे मैंने कहा तुम्हें पता क्या कहते हैं? गुल्ली गाढ़ा, पंजाबी का शब्द है गुल्ली गाढ़ा। गुल्ली, डंडा गुल्ली खेलते हैं ना, जी, वो बनाने वाला तरखान था, ये कारपेंटर था। ज्ञानी जैल सिंह जाट नहीं था, कारपेंटर था। तो मैंने उनको ये कहा, तो अगर मैं चाहता मैं बहुत कुछ बन सकता था। एमएलए एमपी तो कोई बात ही नहीं है। जी, बिल्कुल। मेरे साथी कई गए, कई बन गए। वीपी मौर्य मेरा साथी था, बना ना स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर। संगप्रिया गौतम मेरे साथी थे, वो इसमें चले गए बीजेपी में, राज्यसभा के मेंबर बने, अभी जिंदा हैं। जी, मौर्य जी की देहांत हो गया। ऐसे यूपी के अंदर हमने बहुत काम किया है, आरपीआई ने। और जो मौर्य जी थे अलीगढ़ से जनरल सीट से जीते, ये है आरपीआई। तो जी, ऐसा है कि मैं ऐसा नहीं मानता, बहुत लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक अम्बेडकर है जो कश्मीर से लेके केरल तक, जिसका नाम है, जिसका काम है, जिसके नाम पे भवन है, जिसके नाम पे लाइब्रेरियां हैं, जिसके नाम पे रिसर्च सेंटर हैं,
जिसके नाम पे आज भी लोग मरने मारने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल। मेरा मानना ये है। जी बिल्कुल सही कहा आपने बाली जी। बाली जी, बाबा साहब के साथ में साझा किया हुआ कोई ऐसा अनुभव हमें बताएं जिस पल ने आपको बहुत ज़्यादा भावुक किया हो। जब बाबा साहब 1952 का इलेक्शन हार गए, शाम का वक्त था, ये 26 अलीपुर रोड की बात है। बाबा साहब अखबार ऐसे शाम को पढ़ रहे थे, अखबार खुली पढ़ते थे, एडिटोरियल पे ध्यान देते थे, बाकी जो एक नज़र मारते थे। इलेक्शन हार गए। अब मैं और नानकचंद रत्तू थे हम। मैंने कहा रत्तू भाई कैसे कन्वे की जाए बात। बड़ी मुश्किल से रत्तू गया, कहा कि बाबा साहब हम इलेक्शन हार गए हैं। तो बाबा साहब ने कहा एवरी इंडियन इज़ बॉर्न विद ए प्रेजुडिस, ये उनके शब्द थे। हर भारतीय एक ईर्ष्या के साथ, द्वैत के साथ, नफरत के साथ पैदा होता है। वो बात आज तक भी सही है। जो आपने सवाल किया था ना कि अम्बेडकर को नहीं मानते, नफरत करते हैं, अम्बेडकर से नफरत करते हैं, और आज भी दलितों से नफरत करते हैं। वोट के लिए चाहे कुछ कहें, गिनती के लिए कुछ कहें, लेकिन अंदर से नफरत करते हैं। जी बाली जी, अभी आपके जलंधर का एक ज्वलंत मुद्दा है कुछ ही दिन पहले का। आम आदमी पार्टी के नेता हैं हाँ। अनमोल गगनमान। हाँ। उन्होंने संविधान पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो भारत का संविधान है, जो अंबेडकर ने लिखा है, वो बहुत ही गलत है। और भी इस तरह की कई स्टेटमेंट दिए हैं। तो इस तरह की जो महिलाएं स्टेटमेंट देती हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पागल है वो। देखो ऐसा है, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया जी मेरी आंखों के सामने बना। पटेल ने बड़ी रुकावट डाली और के.एम. मुंशी ने बड़ी रुकावट डाली। और मैंने एक किताब लिखी है डॉक्टर अम्बेडकर और भारतीय संविधान। उसमें जो डायरेक्टर प्रिंसिपल्स हैं, मैं उनकी 2 धारा आपको बताता हूँ। 37 से शुरू होती है, 51 तक जाती है। एक धारा में वो कहते हैं कि देश की जो धन दौलत है कुछ लोगों के हाथ में नहीं सिमटेगी। जी दूसरी में कहते हैं जो हमारे नेचुरल साधन हैं, ये देश के लोगों के हित के लिए नहीं होंगे, ये किसी विशेष के लिए नहीं होंगे। जैसे अब कोयला है, कोयले का लाखों करोड़ों का कारोबार है, उसमें भी बड़े घोटाला हुआ, बहुत घोटाला हुआ, समझी बात। तो इसलिए ये पागल लोग हैं, पागल हो गए। देखो जितना विधान के ऊपर ईमानदारी से काम हुआ है उतनी देश ने तरक्की की है। आज हालत क्या है, मेरा एक रिश्तेदार कल ही अमेरिका से आया है, कल ही अमेरिका से आया है। तो हमने उनको पूछा भाई अमेरिका में इंडियन के बारे में क्या हाल है। कहे इंडियन कहा नहीं तो नफरत शुरू हो गई। यानी इंडियंस आर द मोस्ट हेटेड पर्सन इन फॉरेन कंट्रीज। ये हालत है हमारी। यहाँ आप जितना चाहो डींगे हाँकते रहो। कर्जदार, फूटा हुआ देश, जात पात, ऊंच नीच, 27% लोग आज भी छुआछूत करते हैं। कैसा देश है ये? सारी दुनिया में इसको नीच देश मानते हैं। तो अगर कोई पागल जनानी औरत कहती है तो कहने दो, ऐसे और भी बहुत हैं। बाली जी, जाते जाते आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूँगी। इस देश के अम्बेडकरवादी और बाबा साहब के अनुयायी, इन दोनों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो बाबा साहब ने कभी भी हार नहीं मारी। इलेक्शन में हारे, उन पे हमले हुए, उनको मारने की कोशिश हुई, समझी बात। जब पूना पैक्ट बना
तो लाहौर से एक अखबार निकलता था, बाबा साहब ने उसका नाम दिया एक किताब में। उसने कहा कि अगर गांधी की लाश उठेगी उससे पहले अम्बेडकर की लाश उठेगी। समझ रहे मेरी बात? जिनके ऊपर हमले हुए, इलेक्शन हराया और 35,000 वोट उनकी कैंसिल की गई, इसलिए हारे वो, वैसे नहीं हारे, हराया गया उनको। तो मेरा कहना यह है कि बाबा साहब ने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ निश्चय, उनके पक्के इरादे, उनका सिद्धांत, उनकी विचारधारा लेके चलो, लेके चलो। एक दिन आएगा जो प्रगतिशील लोग हैं वो आपके साथ आएंगे, कम्युनिस्ट आएंगे, सोशलिस्ट आएंगे, और भी बहुत लोग जो अच्छी विचारधारा के हैं, जो तर्कशील हैं, वो सब लोग आपके साथ आएंगे, क्योंकि अम्बेडकर ही एक ऐसा महापुरुष है जो तर्कशील है। मैंने सबको पढ़ा है और कईयों के बारे में मैंने लिखा भी है। तो इसलिए अम्बेडकर की विचारधारा जो है वो स्थायी है, सदा रहने वाली है, वो वक्ती नहीं है। हर मसले पे, हर समस्या पे, आप कोई समस्या बताओ, मैं बताता हूँ कि बाबा साहब ने इसका ये समाधान बताया है। मैंने लंदन में कहा, मैंने न्यूयॉर्क में कहा, सारे देश में कहा। यानी बाबा साहब ही एक ऐसे महापुरुष हैं जो देश को आगे ले जा सकते हैं जी। और जितना देश उनके अनुसार चला है आगे बढ़ा है जी। बाकी कुएं में गिरना चाहें तो बाबा साहब क्या कर सकते हैं? गिरते हैं तो गिरने दो। जिस औरत का आपने हवाला दिया वो भी गिर जाए। बाली जी, जो बाबा साहब की पत्नी थी, एक तो थी माता रमाबाई, जिनका संघर्ष समर्पण बाबा साहब के साथ बराबर रहा। और जब माता रमाबाई का देहांत हो गया तो उसके बाद बाबा साहब को कई बीमारियों ने जकड़ लिया। और उसके बाद जब बाबा साहब का दूसरा विवाह हुआ तो उनकी जो दूसरी जीवन साथी थी उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आपने अपनी आंखों से देखा है। तो उनका किस तरह का व्यवहार था बाबा साहब के प्रति? देखो ऐसा है, उनके बारे में नानीचंद रत्तू ने और सोहनलाल शास्त्री ने बहुत लिख दिया है जी। मैं सिर्फ आपको एक सेंटेंस बताता हूँ, मैं रिकॉर्ड के बगैर बात नहीं करता। संतराम बीए जो भाषण बाबा साहब ने लाहौर में देना था, एनिलेशन ऑफ कास्ट, एनिलेशन ऑफ कास्ट किताब देखी सुनी है? जी जी। वॉल्यूम 1 में है। उसके जो कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, आयोजन करने वाले थे, उनका नाम था संतराम बीए, वो पंजाबी थे। वो जब बाबा साहब का ये दूसरी शादी हुई तो चूड़ियाँ लेके गए। संतराम बीए बाबा साहब के मित्र थे, एक दूसरे के साथ बहुत पत्र व्यवहार था, तो चूड़ियाँ लेके गए। तो बाबा साहब के सामने सविता अम्बेडकर को चूड़ियाँ दी, तो बाबा साहब को हालचाल पूछा तो संतराम बाबा साहब कहने लगे, ओनली दी बेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। समझ गए? ओनली द बेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। जिसने जूता पहना है उसको ही पता है कहाँ से काटता है। ये उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, उसका नाम है मेरे जीवन के अनुभव। भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाली जी। तो ये थे हमारे साथ में बाली जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें बाबा साहब के साथ में अपना अनुभव साझा किया है। और इन्होंने अपने जीवन काल में, जैसा कि अभी आपने सुना होगा इनके ही मुख से, कि इन्होंने 200 किताबें लिखी हैं, जिसमें कि हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं और पंजाबी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो वास्तव में बाली जी ने बहुत सराहनीय काम किया है, क्योंकि इतिहास साथियों हमें पढ़ने को बहुत कम मिलता है और उसको लिखने वाले भी आजकल बहुत कम लोग हैं। तो बाली जी वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं और हम इनको मंगल कामनाएं देते हैं कि जब तक इनका जीवन है इसी तरह से समाज को एक अच्छी दिशा और एक अच्छा प्रयास करते रहें और उसको एक अच्छे साहित्य से रूबरू कराते रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आए और इतना कष्ट सहा है आपने, तो मैं आपका फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, थैंक यू। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा